कहानी है दुख और शोक में डूबे एक राजा के जुनून और शिद्दत की, जिसने अपनी रानी को खोने के बाद भी उसे जिंदा रखा। और ना सिर्फ जिंदा रखा बल्कि एक ऐसा इतिहास लिख डाला जिसे देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। ये उस राजा का अथक जुनून ही था जिसकी वजह से उसने 22 साल तक अपना वैभव और शाही खजाना सब दांव पर लगाकर एक ऐसे अजीमो शान मकबरे को बनवाया जिसे आज पूरी दुनिया में अजूबा माना जाता है। ये कहानी है ताजमहल की। भारत के इतिहास में कई अलग अलग साम्राज्य दर्ज हैं, जिनमें से मुगल साम्राज्य अपने साथ इंडो पर्शियन कल्चर लेकर आया, जो कि भारत में मुगलों द्वारा बनाए गए किलों और मकबरों में झलकता है। 1526 में उज़्बेकिस्तान में जन्मे ज़हीरुद्दीन बाबर ने अफगानिस्तान से आकर भारत पर अटैक किया और पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। मुगल्स ने मुख्यतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर राज्य किया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और उनके बेटे हुमायूं ने 1540 तक बाबर का राज्य संभाला। ऑल्दो 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर उसे भारत से बाहर पर्शिया खदेड़ दिया, लेकिन 15 साल बाद 1555 में हुमायूं ने फिर से पर्शिया की सफाविद डायनास्टी की हेल्प से भारत पर अटैक किया और अपना राज्य वापस ले लिया। और यहीं से मुगल आर्किटेक्चर में पर्शियन आर्ट का अमलगमेशन शुरू हुआ। इसके एक साल बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई और उनकी वाइफ बेगा बेगम ने हुमायूं की याद में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, जिसे बनाने के लिए पर्शिया से कारीगरों को बुलवाया गया और इसे पूरा होने में 9 साल लगे। हुमायूं का मकबरा भारतीय इतिहास में पहला मकबरा था जिसमें बागीचे बनाए गए थे और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं के मकबरे की संरचना और कारीगरी में उन्हें ताजमहल की झलक नजर आती है। अगर हम शाहजहां के साथ उनसे पहले रह चुके मुगल सुल्तानों के मकबरों पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इनके मकबरे मुख्यतः 3 अलग देशों में हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इन मकबरों के डिज़ाइन ट्रेंड और कम्प्लेक्सिटीज़ में एडवांसमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, जिनमें से 5वां मकबरा इन सभी मकबरों को ओवरपावर करता है। यमुना नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया ये मकबरा कभी भी शाहजहां के लिए नहीं बना था, बल्कि शाहजहां ने बड़ी शिद्दत से इसे अपनी मरहूम पर्शियन वाइफ मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद शाहजहां एक गहरे शोक में डूब गए और उन्होंने 1632 से 1653 तक इस खूबसूरत अजूबे को बनवाया, जो आज भी समय की गति को हराकर उसी शान से खड़ा है। ताजमहल के इतिहास को जानने के बाद चलिए जानते हैं उन बारीक डिटेल्स को जिनकी वजह से इसे अजूबा माना जाता है। और इस काम के लिए हमने एक प्रोफेशनल गाइड को हायर किया, who helped us passing through every minute detail about ताजमहल। Let's have a look। अभी हम ताजमहल फोर्ट कोर्ट में आ चुके हैं। यहाँ ताजमहल फोर्ट कोर्ट में हमको टोटल 4 गेट नज़र आएंगे। ताजमहल की एंट्री के लिए जो मेन गेट है उसको मुमताज़ गेट बोलते हैं। सबसे बड़ा गेट वहाँ पर है। तो ये वाला गेट मुमताज़ गेट है। मुमताज़ गेट इसका नाम है
और क्यों इसका नाम मुमताज़ गेट है, क्योंकि शाहजहां की फेवरेट वाइफ का नाम भी मुमताज़ था। उसकी थर्ड वाइफ मुमताज़ उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसने अपनी थर्ड वाइफ के लिए सबसे खूबसूरत गेट बनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताजमहल में और गेट नहीं है, ताजमहल में और भी गेट है। ताजमहल का जो फर्स्ट गेट माना जाता है वो उधर सामने है, उसको फतेहपुरी गेट और वेस्ट गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ताजमहल में जब बनाया गया शाहजहां की 3 बीवियां थीं, उसकी पहली बीवी का नाम फतेहपुरी था, इसलिए उस गेट का नाम फतेहपुरी गेट है। सही उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि दूसरे तरफ एक और गेट है जिसका नाम ईस्ट गेट और शारंदी गेट। तो वो दूसरा गेट है एंट्रेंस के लिए। बेसिकली इन 2 गेट्स के बाहर टिकट विंडो है, आप इन 2 गेट्स के बाहर से टिकट कलेक्ट करके अंदर को आ सकते हैं। बट क्योंकि अभी कोविड पीरियड चल रहा है, कोविड में टिकट विंडो बंद है, तो इसलिए हम लोगों को टिकट ऑनलाइन बुक करके उसके बाद अंदर आना होता है। यही 2 गेट हैं जिनसे एंट्रेंस और एग्जिट होती है, ईस्ट और वेस्ट। इसके बाद एक गेट और है जिसको साउथ गेट भी बोलते हैं। तो साउथ गेट वहाँ पर है बिल्कुल सामने। साउथ गेट उसका नाम है और उसका एक और नाम है लेबर गेट। जिस वक्त ताजमहल बन रहा था उस वक्त ताजमहल में लगभग 20,000 लोगों ने काम किया। वो सारे 20,000 लोग उस गेट के पास जो दीवार है उस दीवार के पीछे रहते थे और उस गेट से अंदर आया करते थे, इसलिए उस गेट का नाम द गेट ऑफ लेबर, मजदूरों का दरवाजा है। तो इस तरीके से ताजमहल में 4 गेट हैं, 3 गेट 3 वाइफ के लिए और एक जो चौथा गेट है वो लेबर के लिए। ठीक है। ताजमहल में 2 अलग स्टोन का यूज किया गया है फॉर ताजमहल कंस्ट्रक्शन। तो ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए जो पहला स्टोन इस्तेमाल हुआ है वो है रेड सैंड स्टोन, फतेहपुर सीकरी से आता है। हाँ जी। अगर आप जमीन की तरफ देखेंगे या दीवारों की तरफ देखेंगे सब जगह रेड सैंड स्टोन है। ये स्टोन फतेहपुर सीकरी से आता है जो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर है आगरा से। इसके बाद वाइट मार्बल जो कि ताजमहल की वाइट बिल्डिंग के लिए यूज किया गया है, ये वाइट मार्बल राजस्थान से आता है। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट किशनगढ़ में एक गांव है, उस गांव का नाम मखराना है। ये मखराना विलेज से आता है, इसलिए इस मार्बल का नाम भी मखराना मार्बल है। अप्रॉक्सीमेटली आगरा से 365 किलोमीटर। ठीक है। ऐसा नहीं है उस टाइम पे उन्होंने कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा मार्बल? वही मैं बता रहा हूँ। ताजमहल बनाने के वक्त में कोई ट्रेन, शिप, प्लेन या कार वगैरह नहीं थी, इसलिए उस वक्त में हाथी, ऊंट, गाय और भैंस, इन 4 जानवरों का इस्तेमाल किया गया था। बुक्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने जानवर यूज हुए, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया है कुछ हिस्टोरियंस का, तकरीबन 8,000 जानवरों ने इस बिल्डिंग में काम किया पत्थर को लाने के लिए। तो उस हिसाब से हाथी का इस्तेमाल होता था बड़े ब्लॉक्स को कैरी करने के लिए। बड़े ब्लॉक्स आगरा में आ जाया करते थे, उसके बाद उन ब्लॉक्स को काटा जाता था बाहर और फिर गाय और भैंस के जरिए ये छोटे छोटे ब्लॉक्स अंदर लाया जाते थे और इनको मजदूर फिक्स किया करते थे। तो टोटल 20,000 मजदूर, लगभग 8,000 हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, ऊंट, इन जानवरों ने सबने मिलके कितने टाइम में बनाया ताजमहल? 22 साल। 22 साल लग गए। 20,000 लोग, 22 साल, तकरीबन 8,000 जानवर बनवाया। उसने ताजमहल बनाने के लिए 3 आर्किटेक्ट को आगरा में बुलाया। वो 3 आर्किटेक्ट दुनिया के अलग अलग हिस्से से आगरा में आए ताजमहल को बनाने के लिए। शाहजहां और बाकी के तीनों आर्किटेक्ट वो सारे लोग मुस्लिम थे और मुस्लिम आर्किटेक्ट के हिसाब से हर एक बिल्डिंग परफेक्टली सिमेट्रिकल होनी चाहिए, इसलिए उसने ताजमहल को भी परफेक्टली सिमेट्रिकल बनाया है। सिमेट्री में इस्लाम में एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हेवन, जन्नत, स्वर्ग परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो शाहजहां चाहता था कि ताजमहल भी परफेक्टली सिमेट्रिकल बने, जन्नत, हेवन, स्वर्ग की तरह। तो उसने क्या किया, जैसा ताजमहल राइट हैंड साइड पर बनाया है वैसा ही ताजमहल लेफ्ट हैंड साइड पर बनाया है। मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि बात समझ आए। अगर से आप थोड़ा सा उस तरफ देखेंगे, उधर गार्डन है, रूम्स हैं, गेट है, एग्जैक्टली सेम चीज दूसरे तरफ है। मैं एक लाइन के ऊपर खड़ा हूँ अभी,
मैं एक लाइन के ऊपर खड़ा हूँ अभी। ये लाइन परफेक्टली सिमेट्रिकल लाइन है, सेंट्रल लाइन है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया, ये लाइन इस तरीके से जाती है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा ही ताजमहल है। ताजमहल इधर से और इधर से बिल्कुल एक जैसा है। आप ताजमहल को ईस्ट से देखें या वेस्ट से देखें, आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो इस्लाम में परफेक्ट सिमेट्री का बहुत बड़ा एक रोल है, जो ताजमहल में भी आपको देखने में नज़र आएगा। अगर आप गेट के ऊपर देखते हैं, काफ़ी सारी आर्ट है। यहाँ से मार्बल इनले आर्ट बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। मार्बल इनले आर्ट, जो वाइट मार्बल के ऊपर अरेबिक लैंग्वेज लिखा है। वाइट मार्बल लिया है, उसके ऊपर अरेबिक लैंग्वेज को लिखा है। उसमें कैविटीज बनाई हैं बाय द हेल्प ऑफ हैमर एंड चिजल। उसके बाद ब्लैक स्टोन को एक व्हील के साथ शेप किया है। जब भी हम लोग ताजमहल के बाहर जाएंगे, मैं एक फैक्ट्री में आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे लोग उसको शेप देते हैं, कैसे उसमें कैविटीज बनाते हैं। तो उसको शेप दिया है ब्लैक स्टोन को, और ब्लैक स्टोन को मार्बल के अंदर स्टक कर दिया है। इसकी स्पेशलिटी ये है ब्लैक स्टोन की, पहली बात कि ये ब्लैक स्टोन एक सेमी प्रेशियस स्टोन है। इस स्टोन का नाम है ब्लैक स्टार ऑफ इंडिया। नॉर्मली लेडीज और जेंट्स सभी लोग इस स्टोन को ज्वेलरी में यूज करते हैं, क्योंकि जब भी लाइट इस स्टोन के ऊपर हिट करती है तो ये स्टोन चमकना शुरू हो जाता है। तो रात के वक्त में ये स्टोन बहुत सुंदर नजर आता है, क्योंकि ये ग्लिटर करता है, शाइन करता है। इसका नाम है ब्लैक स्टार ऑफ इंडिया। स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाइट ग्लिटर करती है वो स्टार शेप में ग्लिटर करती है। ये स्टोन बेसिकली इंडिया में ही मिलता है। ये एक इंडियन स्टोन है। इसकी एक माइन है जो कश्मीर में मिलती है। तो कश्मीर से ये स्टोन इंपोर्ट किया जाता है यहाँ तक। ताजमहल में सिर्फ एक स्टोन नहीं है प्रेशियस या सेमी प्रेशियस। ताजमहल में टोटल 16 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन है। यहाँ ब्लैक स्टार ऑफ इंडिया है, लैपिस लजुली है, मेलाकाइट है, मदर ऑफ पर्ल है, रूबी है, एमरल्ड है, सफायर है, स्टार रूबी है, डायमंड है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे, मैं आपको स्टोन दिखाता जाऊंगा और स्टोन के बारे में बताता जाऊंगा। ताजमहल में यूज किए गए इन बेशकीमती पत्थरों को किस तरीके से मार्बल में जड़ा गया है, ये देखने के लिए हम एक ऐसे ईरानी कारीगर के पास पहुंचे जो उन कारीगरों के खानदान से हैं जिन्होंने 1632 में ताजमहल को अपने हुनर से तराशा था। मुझे यकीन है कि इस डेलिकेट और रेयर टेक्निक को देखने के बाद आप ताजमहल की खूबसूरती को देखकर कह उठेंगे, वाह ताज। लेट्स हैव अ लुक। वो जो ताज के अंदर आपको सारे सेमी प्रेशियस स्टोन देखे थे, वो सारे रियल सेमी प्रेशियस स्टोन दिए थे, जिसमें से कुछ स्टोन आज भी इंडिया से आते हैं और कुछ इंडिया के बाहर से आते हैं। ये ऑर्डिनरी ताजमहल का सबसे स्पेशल स्टोन है। अच्छा, रीजन पता है क्यों? इटालियन है? नहीं, इंडियन है। अच्छा, ये इंडिया में मिलता है। स्पेशलिटी क्या है इसकी? आप इसके ऊपर लाइट लगाओगे तो ये ग्लो करता है लाइक ए फायर, और जब मून लाइट में मून रेज हिट करती है, रिफ्लेक्ट करता है लाइक ए फायर नेचुरली। अच्छा, तो इसलिए स्पेशल स्टोन है। लगभग 40% इसका यूज हुआ है, 60% सारे स्टोन मिक्स है। अच्छा, जो लोटस फ्लावर आपने देखा होगा वो स्टोन करता है, जो इंटरनल यूज है। ये टर्कोइज टर्की से है, एमोलर इंडिया से, लैपिस लजुली अफगानिस्तान से, गार्नेट ईरान से, मदर ऑफ पर्ल इंडिया से, जेड चाइना से। ये पावर शेल है, ये न्यूजीलैंड से, बट ये ताजमहल के अंदर यूज नहीं हुआ। ये एडिशनल स्टोन है बिकॉज ऑफ ग्लिटरिंग। ये ग्लिटर शिमर डाला है। मलाकाइट साउथ अफ्रीका से, टाइगर हिल इंडिया से, ब्लैक ऑनेक्स बेल्जियम, जो भी ताज के अंदर अरेबिक राइटिंग वर्क हो रहा है वो सब इसी स्टोन से होता है। और जैस्पर भी इंडिया से आता है। तो ये बड़े बड़े रॉक फॉर्म में आते हैं। हम इस तरीके से कट करते हैं, उसके बाद इसको इस तरीके की फ्लोरल करेंगे। जैसे ये रोज फ्लावर है, लगभग 27 पीसेस का अलग अलग करके बना हुआ है। हमें एक एक पीस को ग्राइंड करना है और सबको सब तरह से ग्राइंड करके इस तरीके से सेट करना है। अच्छा, और सारा जो कुछ बना है उस एमरी मिल पर बना है। राइट हैंड से क्राफ्टमैन से रोटेट करना है। इतना बारीक कट कैसे करते हैं? वो सब इसी से होता है। आपको जो
बड़े ओक्स फॉर्म में इस तरीके से कट ले लेते हो, क्योंकि मशीन कट होने के बाद रोटेट करने के बाद सारे स्टोन को शेप करते हो और स्लाइस करते हो और थिन शेप कर सकते हो। ओके, यहाँ से भी और यहाँ से स्मूथ और थिन हो जाता है। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा थिकनेस रखनी है, गैप इसकी ज़्यादा नहीं रखनी है, बाकी सारा काम ग्लू कर देते हैं। तो एक एक करके सारे स्टोन को शेप करते हैं। ये स्टोन थोड़ा आसानी से बन जाता है, वैसे ये भी आर्टिस्टिक है, आप आसानी से होल्ड करते हो, शेप करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब छोटे छोटे पीस होते हैं, जैसे ये छोटा पीस हो गया, इसके अंदर छोटा चौथा पार्ट ये बना हुआ है, तो थोड़ा क्लोज वेप होता है इस तरीके से। मीन्स आपको आप उसे ग्राइंड तो कर पा रहे हो, बट आपकी फिंगर भी ग्राइंड हो रही है। उससे क्या होता है, आपकी फिंगर कटने लगती है, उसमें ब्लड आने लगता है। वो सिर्फ मास्टर आर्टिस्ट करता है, हर कोई उसे नहीं कर पाता और उसको बनाने में भी समय। तो इस तरीके से सारे फ्लोरल पैटर्न सब बन जाते हैं। उसके बाद इसे एनग्रेव करते हैं और फिक्स करते हैं। जब ये पार्ट होता है, मार्बल का पीस लेते हैं जो कि नेचुरली वाइट कलर में आता है। ये मार्बल नेचुरली वाइट कलर में आता है, राजस्थान मकरानी सिटी से आता है। बट इसके ऊपर आप जो रेड कलर देख रहे हो या ऑरेंज कलर देख रहे हो, ये मेहंदी का रंग है। अच्छा, हाँ, ये टेम्परेरी कलर में इसे अप्लाई करते हैं। कोई भी डिजाइन वाइट सरफेस पे ड्रॉ करेंगे तो हम आसानी से देख नहीं सकते, बट मेहंदी पे सब कुछ क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद जो भी हमने फ्लोरल पेटल बनाया है, जो भी हमने डिजाइन डिसाइड कराया, उसके अकॉर्डिंग उसे प्लेस करते हैं। जैसे कि ये डेमो पीस है, यहाँ पर आप देखते हैं ये सारा एम्बोज है, मीन्स ये टेम्परेरी पीस ऊपर रखा हुआ है। तो इसको प्लेस करने के बाद ये चिजल यूज करते हैं, जो कि आयरन की और ये टंगस्टन इससे हाई कार्बन स्टील है। तो कभी कभी मार्बल इतना हार्ड है कि आयरन भी टूट जाता है, इसलिए हम ये हेल्प करते हैं। तो इसके बाद रखने के बाद इसके आउटलाइंस लेते हैं। तो उसके आउटलाइंस लेंगे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इंप्रेशन मिलेगा, उसी इंप्रेशन को फॉलो करना है। इस चीज़ को इस तरह से यूज करते हैं और यही ग्रिप काम करती है। आप टेस्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बट आर्टिस्टिक तरीके से आपको यही ग्रिप काम करती है। आप इसे होल्ड करते हो, देन इसे डिग आउट करते हो इस तरीके से। अच्छा, तो हम इसे फ्लैट सरफेस से जब डिग आउट करते हैं तो हमें जो डिग करना है इस फॉर्मेट में करना है, ना कि इस फॉर्मेट। ये डेमो पीस है, अगर आपने इतना डीप कर दिया, एजेस सारे डैमेज कर दिए, आपको नया पीस लेना पड़ेगा, ये यूजलेस होगा। अच्छा, क्योंकि जब हम स्टोन को सेट करते हैं ग्लू से, तो उसका लेवल ऐसा रहना चाहिए, थोड़ा सा अनइवन होना चाहिए। तो ज्यादा अंदर चला गया, ज्यादा ऊपर रह गया, जब हम सेंड करते हैं तो वी गोना लूज मार्बल या स्टोन। तो ये ग्लू जब कुछ सेटल हो जाता है, सारे स्टोन सेटल हो जाते हैं, फाइनली जो ग्लू यूज करते हैं उस ग्लू से फिक्स कर देते हैं। ये मार्बल पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शुगर केन जूस, हनी, राइस, लाइम, नेंथर, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। जब इसे बनाते हैं, इसकी फॉर्म पेस्ट की होती है, फिल करते हैं, लगभग 10 घंटे हमें लगते हैं सूखने के बाद, फिर परमानेंटली से सेट हो जाता है। जब कुछ फाइनली सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, हम जिस सेंस को यूज करते हैं, वाटर लेते हैं, रिवर्स सेंड लेते हैं, उसे रब करेंगे, तो मेहंदी का पूरा रंग चला जाता है, मार्बल फिर से वाइट हो जाता है, स्टोन सारे इवन हो जाएंगे। देन फाइनली हम इसे वेट से शाइन करेंगे। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस आपने भी देखा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको 4 से 7 दिन का वही टूल्स, वही टेक्निक, कोई चेंज नहीं। आप अगर पेंटिंग भी करते हो ना और उसको फील करोगे तो आप फील कर सकते हो। इसकी खासियत क्या है, ये एक बार सेंटेड हो गया, आप सिर्फ फील भी नहीं कर सकते, इतना फाइन है। मतलब इसको टच करोगे तो ये ऐसे लगेगा जैसे पेंट किया हुआ है, एंड ये मतलब यू कांट फील द डिफरेंस। फील लाइक इट्स पेंट ऑन। तो ये आप देख सकते हैं कैसे मार्बल से लाइट पास कर रही है। ये कॉर्नेलियन स्टोन है, ब्लू कलर बैक से, और इसमें स्टोन शेल है जो ग्लिटर करेगा, तो न्यूजीलैंड वाला है और इंडियन वाला, ये हाफ वे में, ये फुल ग्लिटर। आई एम श्योर ये टेक्निक देखकर आप समझ गए होंगे कि ताजमहल में पत्थरों से की गई ये नायाब कारीगरी कला और कार्यकुशलता की मिसाल है। तरह की आर्ट है, वो आर्ट 3 अलग धर्मों को दिखाती है। ये पहली आर्ट है। इस आर्ट का नाम पिएत्रा दूरा है। इंग्लिश में इसको स्कल्पचर भी बोलते हैं, बट पिएत्रा दूरा इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये एक इटालियन आर्ट है और पिएत्रा दूरा इटालियन लैंग्वेज का एक वर्ड है। पिएत्रा का मतलब होता है स्टोन, दूरा का मतलब होता है हार्ड। तो ये एक हार्ड स्टोन को काट करके बनाई गई आर्ट है, इसलिए इसको पिएत्रा दूरा बोलते हैं। 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में, रोमन एम्पायर के टाइम पर
इस आर्ट को इटली यूरोप में बहुत ज़्यादा किया गया वहाँ के चर्चेज में। तो बेसिकली ये एक सिंबल है क्रिश्चियनिटी का। अगर आप यूरोप जाते हैं, यूरोप के चर्चेज और वहाँ के पुराने कैसल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके की आर्ट की शुरुआत यूरोप में की गई है और इसके जो मेन आर्टिस्ट थे वो यूरोप के देश इटली से निकले। तो इसलिए इसको हम इटालियन आर्ट और एक क्रिश्चियन आर्ट की बतौर देखते हैं। तो ये आर्ट यूज किया है, ये आर्टिस्ट इटली से भी आए होंगे? हाँ, यूरोप से आए थे, यूरोप के कई पार्ट थे। अच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग इटली से आए। ठीक है। तो ये पहली आर्ट है ताजमहल की जो इटालियन कल्चर को भी शो करती है, यूरोपियन कल्चर को भी शो करती है। ये हो गई पहली। अब आप आगे आइए। अभी हमने देखा पहली आर्ट के बारे में जिसका नाम पिएत्रा दूरा है, जो एक इटालियन आर्ट है। अब हम ताजमहल की सेकंड आर्ट जो हमारे देश भारत की आर्ट है उसके बारे में बात करें। इस विंडो को देखिए, ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन है। इसमें कोई जॉइंट नहीं है, नीचे से ऊपर तक यह एक सिंगल पत्थर है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। ये राजपूत कल्चर को शो करती है। अभी में सारे इंडियन लोग इसको जाली वर्क के नाम से जानते हैं, बट इसका नाम जाली वर्क नहीं है, इसका नाम झिलमिल आर्ट है। राजपूत लोगों ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि जब 15, 14, 16 और 17 सेंचुरी में इंडिया ट्रेड करने लगा अदर कंट्रीज के साथ, उस वक्त में वहाँ के लोग यहाँ आते थे, साथ उनकी लेडीज भी आया करती थी। तो एक ट्रेड शुरू हुआ इंडियन लोगों का यूरोपियंस के साथ और मिडिल ईस्ट लोगों के साथ। वो लोग अपनी लेडीज के साथ भी आते थे और इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग लेडीज पहले के वक्त में ट्रेड नहीं करती। लेकिन क्योंकि जब इंडियन लेडीज ने देखा कि और बाहर की औरतें काम कर रही हैं तो उन लोगों ने भी काम करना शुरू किया। बट उस वक्त के जो मेल थे, आदमी थे, उन्होंने मना किया कि हमारी लेडीज ऐसे किसी और के सामने नहीं जाएंगी। घूंघट प्रथा थी। तो उस वक्त में ऐसा एक हल निकाला गया कि दो लोग आपस में एक दूसरे को देखे बिना बात कर पाए। तो पीछे की तरफ अंधेरा हुआ करता था, वहाँ पर इंडियन लेडी बैठा करती थी और इस तरफ बाहर से आए हुए लोग बैठा करते थे। वो लोग आपस में बात करते थे और एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। ठीक है। और ये वेंटिलेशन के लिए भी यूज होता है, इजिली एयर अंदर बाहर आ जा सकती है। वेंटिलेशन के लिए तो क्योंकि राजपूत लोगों से बिलोंग करती है तो ये हिंदुइज्म का भी एक सिंबल है। ताजमहल की थर्ड आर्ट और मेन आर्ट ऊपर देख सकते हैं, मार्बल इनले आर्ट। इसका रियल नेम मोज़ाइक है, हिंदी में इसको पच्छेकारी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मार्बल इनले आर्ट बोलते हैं। ये बेसिकली एक पर्शियन आर्ट है और ये इस्लाम मुस्लिम कल्चर को बिलोंग करती है। इसकी शुरुआत पर्शिया मिडिल ईस्ट से हुई थी, इसलिए इसको इस्लाम के सिंबल के बतौर भी देखा जाता है। तो ये अरब में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। कुरान के अंदर टोटल 4222 वर्सेस हैं, डिफरेंट वर्सेस। ये उन्हीं वर्सेस में से एक वर्सेस है। ताजमहल के अंदर तो ये एक है? हाँ, इतनी बड़ी एक है। ताजमहल के अंदर तकरीबन 42 वर्सेस है। तो ये पहली वर्सेस है जो ताजमहल के गेट पर लिखी हुई है। तो आपको ये मतलब पढ़ तो नहीं सकते, बट आपको वर्स पता है कि कौन सी वर्स लिखी है? इस वर्सेस का नाम है सूरत फजर। अच्छा। मुस्लिम लोगों में 5 प्रेयर होती हैं। पहली प्रेयर फजर, दूसरी ज़ोहर, तीसरी असर, चौथी मगरिब और 5वीं इशा। क्योंकि मुस्लिम लोग अपने दिन की शुरुआत फजर नमाज के साथ करते हैं। शाहजहां ने ताजमहल की शुरुआत फजर के साथ की। अच्छा, तो जो मेन एंट्री है ताजमहल में, अंदर एंटर करने से पहले यहाँ पे ये जो आयत आप देखेंगे अरब में जो लिखी हुई है, ये कुरान से ली हुई है और ये पहली आयत है फजर। तो आप देख सकते हैं स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब। मतलब कैमरे में जो आप देख रहे हो ना, वो एक्चुअल का 1% भी नहीं होगा आई गेस। एंड इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। आई वाज सो एक्साइटेड टू सी दिस। मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं 2 दिन से सोई नहीं, ये सोच के कि मैं ताजमहल देखने जा रही हूँ। एंड टुडे व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, आई एम स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस। इट्स सो ब्यूटीफुल।
अभी हम लोग ताजमहल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ आप लोग इजीली देख पाएंगे वाइट बिल्डिंग जो ताजमहल की है बिल्कुल सामने है। तो जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं। ताजमहल के अंदर बेसिकली 2 कब्र है। जो छोटी कब्र है वो मुमताज़ की है, जो बड़ी कब्र है वो शाहजहाँ की है। अभी जब हम अंदर जाएंगे तो हम वो भी देखेंगे, बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो वी माइट नॉट बी एबल टू शो यू द टॉम्स, बट वी आर गोना सी। 2 कब्र हैं। जो छोटी कब्र मुमताज़ की है वो प्लान कर बनाई है, इसलिए वो परफेक्टली सिमेट्रिकल है। लेकिन शाहजहाँ की कब्र आउट ऑफ द प्लान, वो प्लान में नहीं। उसकी कब्र शाहजहाँ की डेथ के बाद बनी, तो वो कब्र राइट हैंड साइड पर है और वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं। ताजमहल की सिमेट्री अगर कहीं टूटती है तो वहीं पर जाकर, अदरवाइज पूरी बिल्डिंग परफेक्टली सिमेट्रिकल। शाहजहाँ वाइट ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के बाद एक और ताजमहल बनाना चाहते थे, वो ब्लैक कलर। ताजमहल के अपोजिट साइड वहाँ एक गार्डन है जिसका नाम मेहताब बाग है। वो बेसिकली ब्लैक ताजमहल की फाउंडेशन, तो वो वहाँ पर एक ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उस ब्लैक ताजमहल में उनकी कब्र बने। बट एट दैट टाइम वो फिजिकली और मेंटली इतने एबल नहीं रहे, इसलिए उनका बेटा औरंगजेब, छठा 6th किंग था इस फैमिली का, वो राजा बन गया और उसके अकॉर्डिंग ये सारे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे थे ये शेड्यूल कर दिए। उन्होंने अपने फादर को अलाउ नहीं किया एक और ताजमहल बनाने के लिए, और उस वक्त में उसने शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट कर दिया। तो शाहजहाँ के आखिरी 8 साल एक जेल में गुजरे थे जो आगरा फोर्ट में है। वही वाली कहानी किसी खिड़की से ताजमहल को बिल्कुल देखते थे। बिल्कुल। उनकी जेल का नाम मुहम्मद बुर्ज है, वो वन ऑफ द बेस्ट जेल है। तो वहाँ से ताजमहल दिखता है। हाँ, वहाँ से ताजमहल दिखता है और वहाँ वो जो जेल है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जेलों में से एक है। वहाँ से ताजमहल को तो देखा आप करते थे। सोचो औरंगजेब ने कितना साइकोलॉजिकली प्ले किया अपने ही पापा को। उसने मुथम्मन जेल में नजरबंद कर दिया, वहाँ से शाहजहाँ अपनी ही बनाई हुई बिल्डिंग इस खूबसूरत अजूबे को देखते थे एंड मेंटली टॉर्चर होते थे कि मतलब वो जेल में है, उनकी ये बिल्डिंग के सामने वी कैन जस्ट सी इट। और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ मुमताज की टॉम जो है वो बनाई गई है, बट देन शाहजहाँ की टॉम के लिए ब्लैक ताजमहल प्लान था, वो बन नहीं पाया क्योंकि औरंगजेब ने उनको नजरबंद कर दिया। अभी ताजमहल के राइट साइड की तरफ जो रेड बिल्डिंग है, हाँ, उस रेड बिल्डिंग का नाम है मेहमान खाना। मेहमान खाना। Exactly. अच्छा। और सेम ऐसी एक और बिल्डिंग इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर, बट अभी पेड़ों की वजह से हम उसको नहीं देख पाएंगे। हाँ। वो है मस्जिद। अच्छा। ये दोनों बिल्डिंग बिल्कुल एक जैसी हैं क्योंकि दोनों ही बिल्डिंग परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो ये लेफ्ट में मेहमान खाना, राइट साइड में मेहमान खाना और लेफ्ट साइड में मस्जिद है। मस्जिद। इसमें डायरेक्शन का भी कुछ होता है ना। इंडिया से अगर हम लोग नमाज पढ़ेंगे, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ेंगे, तो उनका डायरेक्शन वेस्ट ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ से काबा जो कि मुस्लिम लोगों का एक होली प्लेस है, वो यहाँ से वेस्ट तरफ है। और मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, वो जब नमाज पढ़ते हैं उनका फेस, उनका पूरा बॉडी पोस्चर काबे की तरफ होता है। तो अगर इंडिया में है तो इंडिया से वेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज में है यानी कि यूएस में या यूरोप में है तो वहाँ से ईस्ट। तो डिपेंड करता है आप वर्ल्ड के कौन से जगह है, उस हिसाब से आप काबे को फोकस करते हैं। वहाँ जो आप ताजमहल देख रहे हो उसके राइट पे मेहमान खाना है और लेफ्ट पे एक मस्जिद है जहाँ पे विच इज वेस्ट फेसिंग, जहाँ पे नमाज अदा की जाती है। हर फ्राइडे यहाँ पे नमाज होती है और ताजमहल उस दिन बंद होता है। फ्राइडे को ताजमहल शुरू से बंद रहता है। आप अगर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ताजमहल की विजिट पॉसिबल नहीं है। मुस्लिम लोग आते हैं, 1.5 से 2 घंटे के लिए ताजमहल खुलता है। नमाज करने आते हैं लोकल, वो इंडियन लोकल। अगर से कोई फॉरेनर आएगा और वो मुस्लिम है तो उसके लिए अलाउ नहीं है, सिर्फ लोकल लोगों के लिए, आगरा के लोगों के लिए। ताजमहल की आज ही है, आज तो ओपन है रात। आज रात से ताजमहल पूर्णिमा के चांद में देखने के लिए ओपन है, बट हम नहीं देख सकते, हमारी ट्रेन है 6 बजे की। ताजमहल की हाइट बॉटम से टॉप तक 243 फीट है। ऊपर अगर आप देखेंगे पिनाकल, तो अलग से एक मेटेलिक पार्ट है, उसकी हाइट 31.9 फीट।
36.9 फीट का वो पोर्शन हमें यहाँ से तो छोटा दिख रहा है, विच मीन्स कि वो काफ़ी हैवी वेट पोर्शन है जो आप अपना मेटल का पार्ट देख रहे हैं। यहाँ से खड़े होकर, क्योंकि हम काफ़ी दूर हैं, उससे एक डिस्टेंस है हमारा, इस वजह से हमको वो छोटा नज़र आ रहा है, बट वो छोटा नहीं है, वो काफ़ी बड़ा है, 31.9 फीट का है। मुगल लोग ताजमहल में सीधी दिखने वाली ये मीनारें भी सीधी नहीं, बल्कि 130 फीट ऊंची ये मीनारें कुछ एंगल पर आगे की तरफ झुकी हुई हैं, और ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि फ्यूचर में अगर ये मीनारें गिरे तो ताजमहल के इस मकबरे की तरफ ना गिरकर ऑपोजिट साइड पर गिरे। ये बेहतरीन प्लानिंग और दूरदर्शी सोच की मिसाल है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ताजमहल में बनाए गए फ्लोर के डिज़ाइंस भी बहुत आर्टिस्टिक हैं, जिनमें से ये चमेली का डिज़ाइन कुछ इस तरह बना है कि इसे अगर आप सीध में देखें तो ये पूरी तरह सीधी रो में दिखते हैं, बट अगर आप डायगोनली देखें तो ये आपको 3D डिज़ाइन जैसा दिखेगा। ये देखो मेरे पैर जो कवर किए हुए हमने ताजमहल के इतने क्लोज आने के लिए आपको अपने जूते कवर करने होते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग। अब ये तो ये जो आप सामने रेड कलर की वॉल देख रहे हैं ना, ये रेड फोर्ट की वॉल है। यहीं पे शाहजहां को नज़रबंद किया गया था, जहाँ से वो अपने बनाए हुए ताजमहल को अपनी जेल के दौरान देखते थे। एंड ये यमुना नदी आप देख रहे हो, ये जो पानी आपको दिख रहा है यमुना नदी है। और जैसे कि हमारे गाइड भैया ने बताया था, वो पीछे आपको नींव दिख रही होगी, मेहताब गार्डन में शाहजहां की इंटेंशन थी ब्लैक ताजमहल बनाने की, जो कि बन नहीं पाया था क्योंकि औरंगजेब को लग रहा था कि ये पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।